नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। उनके उत्तर को कैसे लिखना है आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। और खास करके जो संस्कृत में कुछ आपको लेख लिखने के लिए पूछे जाते हैं बीए के 4th सेमेस्टर में, उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो संस्कृत साहित्य बीए चतुर्थ सेमेस्टर में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एक प्रकार से जानकारी आपको मिलने वाली है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिना समय गंवाए हुए हम चर्चा करते हैं बीए 4th सेमेस्टर संस्कृत साहित्य के सिलेबस में शामिल काव्य शास्त्र और संस्कृत लेखन कौशल से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि 2025, 26, 27 सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखने का प्रयास करते हैं। ये सब क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर आप वीडियो देखे रहेंगे तो आप उनके उत्तर बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, देखें पहला प्रश्न है भैया, निम्नलिखित अलंकारों का नामोल्लेख करते हुए उसका लक्षण भी लिखिए। यहाँ पर अलंकार शब्द जो है कि संस्कृत में कुछ ऐसे ही लिखा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब अलंकार आप ऐसे बेसिकली कैसे लिखते हैं, यहाँ पर दो चीजें आपको समझाने का प्रयास मैं करूं। अलंकार, तो अलंकार में इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक प्रकार से क्या है, ये हम क्या करते हैं, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं, यानी बिंदी रख देते हैं ऊपर। जैसे हमको लिखना होता है बेटा, क्या हमको लिखना होता है, जैसे चंचल। अब चंचल जो शब्द बेटा लिखा हुआ है, ये चंचल हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन क्या चंचल आप ऐसे भी लिख सकते हैं? चंचल ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। चंचल ये गलत है। चंचल को लिखने के लिए जो चा एक प्रकार से ये है, इस चा वाले वर्ग में क्या देखो आता है, तो चा वर्ग में जो पंचमाक्षर है वो यहाँ आता है, इसलिए चंचल ऐसे लिखा जाता है। तो संस्कृत में ऐसे ही चंचल आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हिंदी की देवनागरी लिपि में सुधार को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने, खास करके बाबू श्याम सुंदर दास वगैरह ने कहा कि भाई ये चीज़ें जो है, इसको चूंकि ऐसे आप जो गंगा लिखना है, अब गंगा ऐसे लिखते हैं हम, तो गंगा ऐसे लिख सकते हैं क्या? गंगा नहीं लिख सकते। ठीक है, गंगा ये सही है, पंचमाक्षर का प्रयोग स्थान उसके स्थान पर अनुसार कर सकते हैं। गंगा बेसिकली लिखा जाता है गा, लास्ट में क्या है, अगर इससे पहले आधा ना वगैरह आता है तो हमको करना कुछ नहीं होता है बेटा, हमको एक प्रकार से देखना होता है कि का वर्ग या गा वर्ग में जो अंतिम अक्षर है पंचमाक्षर क्या है, तो होता है आपका अंगा। ठीक है, अब ये अंगा होता है तो हम इसलिए गंगा लिखते समय हम एक प्रकार से इसको ऐसे लिख करके, ऐसे डैश लगा करके, ठीक है, गंगा लिखते हैं। कुल मिलाकर के गंगा ऐसे लिखा जाएगा। तो वही यहाँ पर अलंकार जो लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी इसलिए मैंने आपको बता दी। अलंकार आप लिख सकते हैं ऐसे पंचमाक्षर करके, ठीक है, अलंकार। लेकिन चूंकि आप देखते हैं अलंकार में, आप देखते हैं जो अलंकार है यहाँ पर रहेगा बिंदी, ठीक है, ये बिंदी नहीं। तो अलंकार जो लिखा हुआ है आप देखेंगे का वर्ग, अब का वर्ग के लास्ट में आपका क्या पड़ता है, का वर्ग के लास्ट में आपका पड़ता है अंगा, तो यहाँ पर इसीलिए अंगा लिखा जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अलंकार। ठीक है, अलंकार भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसी वजह से ये डा लिख करके और डा में नीचे का लगा दिया था, तो ये भी अलंकार हो जाता है। ये थोड़ा संस्कृत वगैरह में लिखने का तरीका होता है, या तद्भव शब्दावली मतलब कि तत्सम शब्दावली लिखने के तरीका होता है एक प्रकार से। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अब अलंकारों का परिचय, आपको कई अलंकारों के बारे में हम समझाने का प्रयास करेंगे। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास हिंदी में भी होता है, संस्कृत में भी अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति लगातार होती, वही होता है अनुप्रास अलंकार। लक्षण इसका क्या होता है, लक्षण जो कि परीक्षा में प्रश्न पूछाता है कि अनुप्रास अलंकार का लक्षण लिखे, तो लक्षण होता है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्, यानी कि स्वर की विषमता होने पर भी शब्द सादृश्य को अनुप्रास कहते हैं। यानी कि स्वर की विषमता है फिर भी शब्द सादृश्य एक प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, ऐसे जहां पर उपस्थित ये चीजें होती उसी को अनुप्रास कहते हैं। इसका भाव यह है कि स्वर की आवृत्ति हो या ना हो, स्वर अस्थाई रहे या स्वर बदलता रहे, कोई मतलब नहीं उससे, किंतु व्यंजन वर्णों की आवृत्ति लगातार होनी चाहिए। जब जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है, कई बार होती है, एक क्रम में होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आप देखते हैं हिंदी में जैसे आप पढ़ते तरन तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ठीक है,
खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा, लो यह भी लतिका भर लाई, ठीक है, नैनों में भरे सुहागरी। इस तरीके से आगे कविताएं हैं, मेरे हिसाब से मुझे पूरी याद नहीं है। तो इन सभी में आप देखते हैं अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ठीक है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। यहाँ सब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास बेसिकली कई प्रकार के, तो छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, तृतीया अनुप्रास, वृत्या अनुप्रास, ऐसे तमाम प्रकार के अनुप्रास होते हैं। तो संस्कृत में भी कुछ इस तरीके से होते। उदाहरण के रूप में अगर समझे तो अनुप्रास में अनुप्रासा शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्यत, ये ध्यान रखेंगे, ये लक्षण है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं आदाय बकुल गंधांधी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान, अयमेति मंद मंदम काबेरी वारि पावनः पावनः। प्रस्तुत श्लोक में बेटा गंधांधी में आप देखते हैं गा, मतलब कि यहाँ पर ना और धा की आवृत्ति 2 बार संयुक्त, तथा कावेरी वार में यहाँ पर 2 बार, 2 देखिए वेरी वार असंयुक्त, तथा पावन में असंयुक्त व्यंजनों की आवृत्ति की वजह से अनुप्रास अलंकार उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर श्लोक को फिर से एक बार पढ़ेंगे। आदाय बकुल गंधांधि कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान, अयमेति मंद मंदम काबेरी वार पावनः पावनः। इसमें आपका कौन सा अलंकार है? इसमें आपका अलंकार है भैया कौन सा? इसमें अलंकार है आपका कौन सा? इसमें अलंकार आपका कौन सा है? अनुप्रास। प्रस्तुत श्लोक में गंधांधी में संयुक्त तथा कावेरी वार में असंयुक्त तथा पावन में असंयुक्त व्यंजनों की आवृत्ति हुई है। इस वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार की बात की तो इसका लक्षण देखें। देखिए सत्यार्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते, ये एक प्रकार से लक्षण है। क्रमेण तेनवा वृत्ति यमकम विनर्गद्यते, ठीक है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह कि सार्थक होने पर भिन्न अर्थ वाले सत्यर्थे पृथग अर्थाया स्वर व्यंजन संहते, यानी स्वर व्यंजन समूह की आवृत्ति जो सार्थक होने पर भी भिन्न अर्थ देती है, पूर्व क्रम अनुसार पुनः उच्चारण, वो यहाँ पर क्रमेण तेन आवृत्तिर यमकम विनर्गयते, यानी यमक नामक शब्द अलंकार वहां पर होता। चूंकि यमक क्या है? शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करने वाला एक अलंकार है, इसी वजह से यमक एक शब्दा अलंकार कहा जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ लक्षण में सत्यर्थे यानी सार्थक होने पर इसलिए कहा गया है क्योंकि यमक अलंकार में कहीं कहीं तो दोनों आवृत्ति पद सार्थक होते हैं, कहीं कहीं दोनों निरर्थक भी होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। कहीं कहीं पर एक पद सार्थक होता है और दूसरा पद जो होता है वो निरर्थक होता है, यानी एक पद का अर्थ होगा दूसरे का नहीं होगा। कभी कभी दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे, कभी कभी एक पद का अर्थ होगा दूसरे का अर्थ नहीं निकलेगा। तानेव क्रमेण कहने से क्या होता है? अक्रम से आवृत दमोमोद को यमक के क्षेत्र में पृथक किया गया है। अर्थात दमोमोद में यद्यपि उन्हीं वर्णों की आवृत्ति है परंतु क्रम जो है इसका भिन्न है, अतः यहाँ यमक अलंकार नहीं है। इस वजह से यमक अलंकार के कुछ उदाहरण आपके, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, या पाए बौराए जग, वा पाए बौरा वा खाए बौराए, यानी कि कनक कनक माने होता है सोना, एक कनक माने धतूरा। तो यहाँ पर कनक कनक यमक एक जोड़े में आए हैं, लेकिन दोनों कनक का मतलब अलग है। एक को खाने से जग बौरा जाता है, एक को पाने से जग बौरा जाता है। सोना खा सोना पालोगे तो आप जाते हैं आप बौरा जाओगे एकदम से, और अगर धतूरा आप खा लोगे तो एकदम से बौरा जाओगे, ठीक है। उदाहरण देखें, नव पलास पलास वनम पुरः अस्फुट पराग परागतः पंकजम, मृदुल अंत लता अंत मलोपकयत सा सुरभिम सुरभिम सुमनोहरय। ये एक प्रकार से एक उदाहरण है किसका? यमक अलंकार का। नव पलास पलास वनम पुरः अस्फुट पराग परागत पंकजम, मृदुल मृदुलांत लतांत मलोकयत सा सुरभिम सुरभिम सुमनोहरय। अब सुरभिम सुरभिम पराग परागत, ठीक है, और इसके अलावा नव पलास पलास। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो दो बार एक एक शब्द का
प्रयोग किया गया है। इस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को समझ पा रहे हैं। आगे देखेंगे, अगला अलंकार आपका है भैया उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जो होता है, इसकी अगर बात करें तो इसका लक्षण देखें भाई, देखें, साम्यम वाचम वैधर्मम वाक्यई उपमा द्वयो, यानी कि उपमेय और उपमान का एक ही वाक्य में साधर्म्य युक्त कथन ही उपमा अलंकार होता है, जिसका उपमान दिया जाए और जिससे उपमान किया जाए, जिसमें उपमेय यानी कि जैसे हम तुलना करते हैं किसी, मतलब की तुलना की हम भाई हरिपद कोमल कमल से, या इसकी तुलना करते हैं कि भाई ये ऐसा है ये ऐसा है, तो दोनों की बात हो रही हो, यानी जिससे तुलना कर रहे हैं, मतलब कि जिसके बारे में बता रहे हो वो, और जिससे तो उसकी एक प्रकार से कंपेयर कर रहे हो वो, दोनों उसमें उपलब्ध होनी चाहिए। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, मधुरा सुधावध धरा पल्लव तुल्यो अति पेलवा पाणी चकित मृगलोचनाभ्याम सादृशी चपले चलोचने तस्याः। यानी प्रस्तुत उदाहरण में नायिका का अधर उपमेय है। अधर माने होते ऊंट। मधुरा सुधावध धरा पल्लव तुल्यो अपि पेलवा पाणी, यानी नायिका का अधर उपमेय, सुधा उपमान है, सुधा माने अमृत, मधुरता साधारण धर्म यहां पर है, वृत्त जो है वाचक है, ठीक है। इनका एक ही वाक्य में साधर्म युक्त वर्णन उपमा अलंकार है। यानी इसका इसी प्रकार पाणी उपमेय, पल्लव उपमान, आप देखते हैं पाणी जो है पल्लव, ये पाणी क्या है, उपमेय है, पल्लव उपमान है, अति पेलो साधारण धर्म है, तुल्यवाचक शब्द है, तथा नायिका नेत्र उपमेय है, मृग नेत्र उपमान है, यानी नायिका की, यानी कि नायिका की आंखों की तुलना किससे की जा रही है, उससे कि भाई ये मृग नयनी है, मृग के समान इसके नयन है। चपलता साधारण धर्म यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, सादृश्यता वाचक शब्द है, अतः इनका साधर्म युक्त एक ही वाक्य में वर्णन उपमा है। यानी एक ही वाक्य में जब जैसे मृग नयनी का शब्द, मतलब कि एक स्त्री के आंख का भी प्रयोग किया गया है, और उसकी तुलना जो है किससे कर दी गई है, मृग के एक प्रकार से नयन से भी कर दी गई है। तो दोनों का प्रयोग एक वाक्य में जब होता है, ऐसे में उपमेय और उपमान दोनों होते हैं, वहां पर आप देखते हैं उपमा अलंकार होता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ऐसे और भी अलंकार और उसके उदाहरण मैंने रखे हैं, चर्चा करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न संख्या अगली है, विज्ञापन किसे कहते हैं। देखें, संस्कृत लेखन कौशल में जब आप पढ़ते हैं तो लेखन कौशल में विज्ञापन वगैरह कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें भी आती हैं। देखिए, विज्ञापन एक स्वतंत्र व्यावसायिक कला है। विज्ञान वस्तुतः किसी वस्तु, व्यवस्था आदि के गुणों का एक ऐसा प्रचार है जिसका उद्देश्य अपनी ओर आकर्षित करना तथा लाभ अर्जित करना होता है। विज्ञापन के द्वारा जैसे प्रचार प्रसार जो होता है उसी को विज्ञापन कहा जाता है। विज्ञापन का प्रारूप तैयार करते समय यह ज्ञात करना आवश्यक है कि जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है वह क्या है और कैसी है, और वह उसके उपयोग उसके क्या है, यूजेस क्या हैं, और किस वर्ग के लोग उसका उपयोग कर सकते हैं अथवा कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास भी बहुत सारे प्रोडक्ट का आता है कि इसका प्रचार प्रसार करें, लेकिन मैं नहीं करता हूं अधिकतर चीज़ों का। जैसे यूट्यूब पर आप देखते होंगे जो एड्स वगैरह आते हैं वो प्रचार हैं, उस बार बार एक ही ऐड आपके दिमाग में आता है कि भाई पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आपने क्या किया, एक आध न आध बार इस्तेमाल जरूर कर लिया होगा घड़ी सर्फ का। तो ऐसे ही आप देखते हैं कि तमाम जो है, एक अभी आता है कि हैप्पी हैप्पी करके बटर कुकीज करके एक आता है, तो 10 बार 20 बार आएगा तो एक बार तुम्हारा बिस्कुट खाने का मन कर ले जाएगा उसका। ऐसे ही लगातार जब एक ही प्रोडक्ट का बार बार विज्ञापन आता रहता है तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती चली जाती हैं, और उस चीज़ को जब कभी भी आप कुछ खरीदने जाते हैं और तो आपको वही कंपनी याद रहती है जो आपके दिमाग में प्रचार के द्वारा दौरान आपने सुना है 4-5 बार, तो आप वही खरीदेंगे। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट जो है मजबूती का, या फिर एसीसी सीमेंट, तो उसका प्रचार चूंकि कई बार हुआ है, कई लोगों ने सुना है, तो जब भी लोग खरीदते तो वही चीज़ खरीदते हैं, चाहे कोई नई कंपनी आए कितना ही अच्छा माल क्यों ना दे, लेकिन वो नहीं लेंगे क्योंकि यही चीज़ होती है प्रचार का। अर्थात उसका लक्षित उपभोक्ता वर्ग क्या है, विज्ञापन सामग्री ब्लॉक, स्लाइड, लघु फिल्म, फोल्डर, पुस्तिका, होल्डिंग, इन सभी के द्वारा तैयार होती है। कभी कभी छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, कभी कभी कोई शॉर्ट फिल्म, कोई स्लाइड, कोई पोस्टर लगा करके, ये तमाम प्रकार के माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद लेखन। ये सब अति लघु उत्तरी में प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्ष।
अनुच्छेद लेखन क्या है? आर्टिकल राइटिंग जिसको कहते हैं। सामान्यतया संस्कृत का अनुच्छेद लेखन भी अंग्रेजी की पैराग्राफ राइटिंग की तरह होता है। संस्कृत में अनुच्छेद लेखन के लिए इस बात का ध्यान देना आवश्यक है कि जिस तरह किसी भी भाषा विषय पर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, उस विषय का पूर्ण परिचय अत्यंत संयमित भाषा में मिल जाए, और साथ ही इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि अनुच्छेद की भाषा सरल हो, भाव स्पष्ट हो और प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग हो, बोधगम्यता उसमें हो, ताकि समझ में तुरंत आ जाए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर आपको इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना है, हमारे क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना है। देखिए, यूनिवर्सिटी कई सारे विश्वविद्यालय के पेपर जारी हो चुके हैं, जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर लिखित होगा, डेट शीट आ चुकी है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया, ठीक है, अवध यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का डेट शीट आने वाली है, मई में पेपर होंगे। इसके अलावा आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का भी अब की बार ऑब्जेक्टिव मतलब कि लिखित होने वाला है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी पेपर का ऑब्जेक्टिव होगा, इसके लिए भी तैयारी हो रही है, जल्द ही आपका आ जाएगा। तो इन सभी की डेट शीट जो है, इसकी दोनों की भी नहीं आई, लेकिन इसकी आ चुकी है। MJPRU बरेली, MJPRU, ठीक है। इसके अलावा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की आ चुकी है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय की डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, CCSU हो गया, CSJMU की आ चुकी है। ठीक है, डेट शीट आ चुकी है, आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। इसके अलावा मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का आने वाला है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, ऐसे ही आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय की डेट शीट आ चुकी है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। ठीक है, इन सभी का पेपर की डेट शीट आ चुकी है, तो आप सभी लोगों की तैयारी इन सभी विश्वविद्यालय की हो जाएगी। ठीक है, आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के हों, या फिर राजा महेंद्र प्रताप के हों, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय की आ चुकी डेट शीट, इन सभी के लिए डेट शीट जो जारी हो चुकी है, इन सभी की तैयारी एक प्रकार से विधिवत तरीके से क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया शुक्ला डिपार्टमेंट के द्वारा। 9161936062 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर SMS करना है। क्या? आप अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके तुरंत भेजें। ठीक है, आपके लिए क्रैश कोर्स की व्यवस्था कर दीजिए, इसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट सब कुछ आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के भी और लिखित के भी, दोनों टाइप के। यहाँ पर आपके पास एक स्कैनर हम भेजेंगे, जैसे आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जो होगी वो पेमेंट कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वहाँ पर आपको मैराथन क्लास की वीडियोज़, लाइव क्लास सब कुछ मिलेगी, उनकी PDF आपको मिलेगी। जैसे ये क्लास हो रही है, इस क्लास की PDF भी आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा और भी कई PDF मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप के। ठीक है, और बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ें तैयारी होंगी आपकी। ठीक है, जिसमें आते लघुत्तरी दीर्घोत्तरी क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे। तो ये PDF जो आपके हैं, PDF कुछ अलग से मिलेगा। तो ये सब आपको मिलने वाले हैं केवल 100 रुपये फीस में, जिसमें केवल आपका केवल एक सब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं उनकी पूरी तैयारी हो जाएगी, एक माइनर सब्जेक्ट की पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और एक को करिकुलर जो आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, उसकी पूरी की पूरी तैयारी लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही घमासान तरीके से आपकी तैयारी हो रही है। आपको बता दो, केवल 100 रुपये फीस, केवल और केवल 100 रुपये फीस की व्यवस्था कर दी गई, उसी में आपको सब मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं, तुरंत SMS करें अपने नंबर से, और जो भी आपका नंबर ऐड करवाना उसी से SMS करें, और तुरंत जो है आप किसी दूसरे से भी फीस पेमेंट करवा दीजिए, और तुरंत आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा। PDF नोट्स, लाइव क्लास के लिंक वाले सारे ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा, और आप बहुत ही धाकड़ अंदाज में, बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ें पढ़ेंगे। और जो भी आपकी जो आप अब की बार क्या व्यवस्था की गई है, जो MCQs का आपका PDF होगा, आपकी बड़ी शिकायतें थी 3rd सेमेस्टर के सिलेबस, जब आप 3rd सेमेस्टर में थे, कि गुरुजी उसका ऑब्जेक्टिव का जो आप देते हैं उसमें टिक नहीं लगा होता है, तो आंसर वीडियो में देखना पड़ता है। तो अब की बार क्या किया जाएगा, सभी यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे आपके, उसके लिए अलग से PDF होगी, जिसमें आपका टिक लगा हुआ रहेगा। तो एक प्रैक्टिस सेट होगा, और एक आपका क्या होगा, फाइनल होगा, जिसमें आपका टिक लगा हुआ होगा, लगभग 20 से 25 पेज का होगा। उसी में जितने क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, सभी यूनिवर्सिटी के और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस, वो सब जो आने वाले होंगे उनको इंक्लूड कर देंगे, वो आपके पास भी सेंड कर दीजिएगा, सभी सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो केवल 100 रुपये फीस में सब कुछ आपको मिलेगा। वैसे आपको बता दूं, अगर आप एक सब्जेक्ट की सीरीज लेंगे तो लगभग
₹60 की सीरीज एक सब्जेक्ट की पड़ेगी, 5 सब्जेक्ट की सीरीज आपकी 300 की पड़ेगी। और आपका उसमें एक प्रकार से आप देखते हैं बहुत ही पढ़ना पड़ेगा आपको, और बहुत ही एक प्रकार से उसमें एक प्रकार से, चूंकि मैं सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस को कवर करता हूँ, सभी विश्वविद्यालय के पेपर को देखता हूँ, तो एक अलग टाइप का माइंड सेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मॉडल पेपर सेट करता हूँ। तो उसमें जो क्वेश्चन बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ करके बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इससे अच्छा आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है, तो प्लीज जुड़े, सोचे मत ज़्यादा। ₹100 आपके जीवन में बहुत आए जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपके जीवन में हमेशा नहीं आने वाली हैं। नंबर बढ़ा लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत एसएमएस करें। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र के समस्त विवेच्य विषयों का पहली बार समन्वित रूप से जिसने प्रयोग किया, या सांगोपांग व्याख्यान करने के कारण से आचार्य विश्वनाथ ने अप्रतिम लोकप्रियता अर्जित की है। और इनके रचना का नाम है साहित्य दर्पण, जो कि बड़ी फेमस रचना है। इसी वजह से इनका, जो कि दर्पण, साहित्य दर्पण इनकी बड़ी फेमस है, इस वजह से जब इनका नाम लिया जाता है तो साहित्य दर्पणकार बड़े ही प्रेम से लिया जाता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पूर्ववर्ती आचार्यों ने अपने शास्त्रीय ग्रंथों में किसी एक ही जो है प्रस्थान का विवेचन किया। आप देखते हैं इससे पहले आचार्यों में लगभग 6 आचार्य हुए हैं जो कि बड़ी फेमस आचार्य हुए हैं। पहले आचार्य हैं भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि हैं, ठीक है, जो रस संप्रदाय के आचार्य हैं, रस संप्रदाय के प्रणेता किया। दूसरे विद्वान आते हैं भामह, ठीक है, आचार्य भामह। भामह जो हैं वो एक प्रकार से काव्य की आत्मा को क्या बोलते हैं, अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं आचार्य भामह। ठीक है, दंडी वगैरह भी इसी में काव्यादर्श वगैरह लिख करके, ठीक है, आप वो फेमस हो जाते हैं, वो भी अलंकारों का हुई काव्य की आत्मा बताते हैं। भामा के बाद में आते हैं तीसरे विद्वान, उनका नाम है वामन। ठीक है, वामन ने, आचार्य वामन का नाम है, इन्होंने रीति संप्रदाय का प्रणयन किया। ठीक है, रीति संप्रदाय किसने दिया, वामन। चौथा संप्रदाय इसके बाद में आता है आपका कुंतक, जो है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय की अगर बात की जाए तो वक्रोक्ति संप्रदाय जो है ये आचार्य कुंतक का है। ठीक है, कुंतक का है। इसके अलावा आपका पांचवा है आपका भैया कौन सा, ध्वनि संप्रदाय, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन क्या बेटा, ध्वनि संप्रदाय। 6 संप्रदाय बेसिकली चले हैं पूरे के पूरे, लगभग 1500 वर्षों का इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ संस्कृत काव्य शास्त्र का। 1500 वर्षों में, यानी कि लगभग आप देखते हैं 1500 वर्षों का जो इतिहास है आचार्य भरत मुनि से लेकर के, और आचार्य यहाँ तक छठवें पर आ जाएंगे, एक विद्वान और हैं, ठीक है, क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र का एक और क्षेमेंद्र नाम है, क्षेमेंद्र का एक संप्रदाय है, उसका क्या नाम है भैया, औचित्य। ठीक है, औचित्य क्षेमेंद्र का है। तो यहाँ पर देखेंगे औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र का है। ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आनंदवर्धन हैं। आचार्य कुंतक ध्वनि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता हैं। रीति संप्रदाय के प्रणेता वामन हैं। अलंकार भामह, रस कौन है, भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि। इनकी रचना है नाट्यशास्त्र। आपको बता दूं कि 5वां वेद भी कहा जाता है वो रचना। तो बड़े फेमस विद्वान इसमें रहे हैं, और ये 6 संप्रदायों ने मिलकर के पूरा संस्कृत जो काव्य शास्त्र है उसको कहीं ना कहीं पे उसकी विकास दिशा को आगे बढ़ाया। तो इन सभी विद्वानों को पढ़ने के बाद में तब ये साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ आते हैं। इस वजह से ये बड़े विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन्होंने सभी को देखा। उन्होंने देखा कि भरत मुनि ने रस को काव्य का रस सत्य असोहित रसा क्यों कहा, ठीक है, और आचार्य भामा ने अलंकरोति ते अलंकारा क्यों कहा, ठीक है, वामन ने रीति को काव्य की आत्मा क्यों कहा, कुंतक ने वक्रोक्ति को क्यों कहा, ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि को काव्य की आत्मा क्यों बताते हैं, और औचित्य को काव्य की आत्मा क्षेमेंद्र क्यों बताते हैं। ये सब चीजें एक प्रकार से इन्होंने देखी थी। इस वजह से इन्होंने सभी को समझने के बाद में सांगोपांग व्याख्यान किया, इस वजह से फेमस रहे। आचार्य राजशेखर के समान विश्वनाथ भी प्रख्यात विद्वंस में उत्पन्न हुए। उनके वृद्ध मतलब कि प्रपितामह नारायण कलिंग नरेश नरसिंह देव की राजसभा में अलंकार थे, मतलब उनकी राजसभा में रहा करते थे। कलिंग नरेश थे, नरसिंह देव वर्मन उन्हीं के राज दरबार में रहते थे। पृथुचरण श्री चंद्रशेखर भी श्रेष्ठ विद्वान थे, इनके पिताजी, ठीक है, सहृदय कवि थे। उन्होंने पुष्पमाला और मतलब कि भारसाणव नामक कृतियों का प्रणयन किया था इनके पिताजी ने। आचार्य चंद्रशेखर और विश्वनाथ दोनों की अगर बात की, दोनों ही कलिंग नरेश श्री नरसिंह वर्मन के महासंधि विग्रह थे।
अलंकारिक, अलंकारिक चक्रवर्ती, अष्टा अष्टा अष्टदश भाषा, वर विलासिनी भुजंग तथा ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य सरीखी आत्म प्रयुक्त उपाधियों से आचार्य विश्वनाथ की शास्त्रीय और प्रतिभा एवं लोकप्रियता या प्रतिष्ठा का प्रमाण मिलता है। मतलब इनको ये सब उपाधियां हैं, अष्टदश भाषा, वर विलासिनी भुजंग, ठीक है, अलंकार चक्रवर्ती, महासंधि विग्रहिक, ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य सरीखी, आत्म प्रयुक्त, ये सब उपाधियां इन्हीं की रही हैं, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ का समय 1300 ईस्वी से लेकर के 1386 ईस्वी के बीच में माना जाता है। कियोत्प्रेक्षा के उदाहरण श्लोक में आचार्य ने सुल्तान अलाउद्दीन सन 1296 से 1316 ईस्वी तक अत्याचारों का वर्णन किया अलाउद्दीन खिलजी का, जिससे सिद्ध होता है कि वह या तो अलाउद्दीन के समकालीन थे या फिर ठीक मतलब कि तत्वर्ती यानी उसके थोड़ा से बाद में थे। दूसरी ओर जम्मू से प्राप्त साहित्य दर्पण की एक पांडुलिपि की प्रतिलिपि तिथि 1384 ईस्वी है, अतः साहित्य दर्पण की रचना निश्चय ही इस तिथि के पूर्व हुई होगी। साहित्य दर्पण के विविध संदर्भों में गीत गोविंदकार के लेखक जयदेव 12वीं शताब्दी ईसा मतलब कि ईस्वी की पूर्वार्ध, नैषध रचना जो नैषध चरितम रचना है श्रीहर्ष की 1167 से 74 ईस्वी, प्रसन्न राघवकार के रचयिता जयदेव 1200 से लेकर के 1250 ईस्वी तथा रुपयक 12वीं शताब्दी का मध्य भाग को एक प्रकार से उद्धृत करने के कारण ही आचार्य विश्वनाथ की समय सीमा 14वीं शताब्दी सिद्ध होती है। इस तरीके से आप देखते हैं ये सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को बताया। आचार्य विश्वनाथ की कृतियों पर प्रकाश डाले, आचार्य विश्वनाथ की रचनाओं के नाम लिखें। प्रश्न कई बार आया हुआ प्रश्न परीक्षा में। पहली रचना है राघव विलास, एक महाकाव्य है। दूसरी रचना है कुबलयास सुचरितम, ये प्राकृत महाकाव्य है, प्राकृत काव्य है। तीसरा है चंद्रकला, एक नाटिका है। प्रभावती परिणयम, एक नाटक है। प्रशस्ति रत्नावली 16 भाषाओं का एक कारंभक है। आपको बता दूं कि ये सब आचार्य विश्वनाथ की रचनाएं हैं। परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा था कि इसके लेखक कौन है, तो आप आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन से नरसिंह विजय खंड काव्य है, ये कंसबधम एक काव्य है। साहित्य दर्पण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, इनका बड़ा फेमस ग्रंथ है, परीक्षा में प्रश्न खूब आता है। काव्य प्रकाश दर्पण, काव्य प्रकाश टीका लिखी गई इस पर, ठीक है। काव्य प्रकाश दर्पण पर काव्य प्रकाश टीका लिखी इन्होंने, साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने। इसके अतिरिक्त साहित्य दर्पण के 6 परिच्छेदों में गद्य काव्य का विवेचन करके वृत्तिगंधि उत्कलिका प्राय चूर्णक गद्यों के उदाहरण अपने दिए हैं। इससे प्रमाणित होता है कि उन्होंने कोई गद्य काव्य भी लिखा है, कई गद्य काव्य भी लिखा जो आज उपलब्ध नहीं है। इन कृतियों का संकेत उनके उदाहरणों से प्राप्त होता है। साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश ये 2 उपलब्ध हैं, शेष अनुपलब्ध ग्रंथ जो मैंने आपको बताए, ठीक है। तो बड़े फेमस विद्वान रहे हैं। साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य का लक्षण बताएं। देखिए काव्य लक्षण, यो तो कविता की प्रशस्ति, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से काव्य को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुतः लक्षण 2 प्रकार का होता है, तटस्थ और स्वरूप लक्षण। किसी वस्तु को उसके बाह्य संबंधों के द्वारा प्रमाणित करना तटस्थ लक्षण कहलाता है, और इस दृष्टि से काव्य का लक्षण आचार्य भट्टतौत 10वीं शताब्दी के विद्वान हैं, इन्होंने प्रस्तुत किया था। तस्य कर्म स्मृतम काव्यम, अर्थात कवि के कर्म को ही काव्य कहते हैं, ऐसा कहा गया था। क्योंकि काव्य साक्षात रूप से कवि का कर्म होता है, किसी और का नहीं, कवि का ही कर्म होता है काव्य, इसलिए कवि कर्म को ही काव्य कहना उचित होता है, ऐसा साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ भी मानते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न, छंद शास्त्र के प्रमुख आचार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए छंद शास्त्र के सर्वप्रथम या सर्वप्राचीन जो आचार्य हैं वो है पिंगल मुनि, छंद शास्त्र के जनक माने जाते हैं पिंगल जी। इनका समय ईसा पूर्व की अनेक सदी पहले का माना जाता है। इनको पिंगल मुनि, पिंगल नाग या पिंगलाचार्य भी कहा जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है पिंगल सूत्र। छंद शास्त्र की उपलब्ध ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। पिंगल के प्रवर्ती आचार्यों में कालिदास रहे हैं, क्षेमेंद्र, केदार भट्ट, गंगाधर आदि प्रमुख हैं। कालिदास ने श्रुतबोध, क्षेमेंद्र ने सुवृत्तिलक, केदार भट्ट ने वृत्त रत्नाकर, गंगादास ने छंदो मंजरी, इन सभी की रचना करी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न खूब पूछा जाता है कि जो है श्रुतबोध नामक ग्रंथ किसने लिखा है, कालिदास ने। मतलब कि सुवृत्तिलक किसने लिखा, क्षेमेंद्र ने।
वृत्त रत्नाकर किसने लिखा? केदार भट्ट ने। छंदो मंजरी के लेखक कौन है? गंगादास है। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न ये सब आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, लघु उत्तरीय में सब क्वेश्चन आए हुए हैं। छंदो मंजरी गंगादास के जीवन का वृत्त और रचना संसार पर प्रकाश डालें। देखिए, छंदो मंजरी के रचयिता गंगादास का समय ईसा की 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इनके पिता का नाम वैद्य गोपाल दास और माता जी का नाम संतोष था। माता पिता का नाम उल्लेख इनके स्वयं मंगलाचरण में, यानी कि जब मंगलाचरण वो रचना होती, मंगलाचरण जब कोई भी रचना लिखा जाता तो उसके शुरुआत में मंगलाचरण लिखा जाता। जैसे कि तुलसीदास का मंगलाचरण आप देखते हैं, जब रामचरितमानस लिखा उन्होंने तो उसमें क्या है? वर्ण नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः अस्थमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम यमा सितोहिं बक्रूप चंद्रार सर्वर्त वंदते। ठीक है, आपने देखा होगा ये एक प्रकार से मंगलाचरण है। ऐसे हर एक कांड के शुरू होने से पहले तुलसीदास का मंगलाचरण आपने सुना होगा। तो मंगलाचरण में ही उन्होंने अपने माता पिता के बारे में बताया है। मंगलाचरण में इन्होंने कृष्ण की वंदना करी है। अपनी अन्य रचनाओं का आधार राधा कृष्ण को बनाया। इससे इनके वैष्णव होने की परिपुष्टि होती है, यानी कि ये वैष्णव संप्रदाय से थे, यानी भगवान विष्णु की पूजा करते थे। क्योंकि उनके अवतार हैं कृष्ण भगवान, उन्हीं की वंदना करते हुए अपने मंगलाचरण में नजर आते हैं। छंदो मंजरी के अतिरिक्त इन्होंने अच्युत चरित नामक महाकाव्य लिखा। कृष्ण शतक और सूर्य शतक नामक खंड काव्य भी लिखा। इनकी सभी रचनाएं अति लालित्यपूर्ण, मनोहारी, भावपूर्ण हैं। इनकी कृतियों का अवलोकन करने से पदे पदे इनकी काव्य प्रतिष्ठा के दर्शन भी जगह जगह पर हो जाते हैं। इनकी रचनाओं में अगर देखेंगे तो बड़े फेमस विद्वान रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण तथा परिभाषा प्रस्तुत कीजिए। शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण और परिभाषा। देखिए, लक्षण क्या होता है शार्दुल विक्रीडित छंद का? लक्षण देखिए, संस्कृत का यही लाइन लक्षण है, सूर्यस वैर्यादि मह रज्जो सततता रज्जो सततगः शार्दुल विक्रीडितम। अब लक्षण में यहाँ पर आपसे यहाँ पर देखेंगे ये चीजें आपको क्लियर होंगी। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि ये लक्षण किसका है, तो आप यहाँ पर देख करके पहचान सकते हैं कि ये शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण है। अधिकतर संस्कृत के श्लोक शार्दुल विक्रीडित छंद में लिखे रहते हैं। ठीक है, सूर्यस्य वैर्यादिमा सजो सततगा शार्दुल विक्रीडितम, जिसके चारों चरणों में क्रमशः क्या होता है? देखिए ध्यान से सुनेंगे, जिसके चारों चरणों में, संस्कृत का ऐसा छंद जिसके चारों चरणों में मगड़ सगड़ जगड़ रगड़ तगड़ और एक गुरु वर्ण हो, गुरु माने बड़ा वर्ण, उसको शार्दुल विक्रीडित शब्द कहा जाता है। जिसमें क्या हो? चारों चरणों में क्रमशः क्या हो? पहले चरण में मगड़, दूसरे में सगड़, तीसरे में जगड़, चौथे में रगड़, इस तरीके से हो, और तगड़ भी हो, एक गुरु वर्ण भी हो, उसे शार्दुल विक्रीडित छंद कहेंगे। इसमें 12 और 7 वर्णों पर यति आती है। शार्दुल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 19 अक्षर होते हैं। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न खूब पूछा जाता है कि शार्दुल विक्रीडित छंद में के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं, तो 19 अक्षर होते हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और शार्दुल विक्रीडित छंद में कौन संस्कृत का ऐसा कौन सा छंद है जिसमें 12 और 7 वर्णों पर एक यति आती है? तो 12 और 7 वर्णों पर यति किसमें आती है? इसमें आती है। ठीक है, ऐसे तमाम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। सिंह के क्रीडात्मक गति की तरह इस छंद की भी गति लय होती है। सूर्यस्य अश्वस तय अर्थात सूर्य सौरमंडल के 12 देवता होने से लाक्षणिक रूप से 12 संख्या का संकेत करता है। अश्व शब्द सूर्य के रथ के 7 घोड़े से 7 संख्या का द्योतक है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये शार्दुल विक्रीडित छंद की लक्षण और परिभाषा में आप इन चीजों को लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगला आपका जो छंद है उसका नाम है मदाक्रांता। बहुत ही फेमस प्रश्न है, मदाक्रांता छंद की लक्षण सहित परिभाषा दीजिए। मदाक्रांता की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे म भ न त गु गु। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एक प्रकार से इसका मदाक्रांता में ये चीजें आती हैं। इसमें क्या होता है? लक्षण इसका क्या है? मदाक्रांताम बुद्धि रसन गेमो भनो तो गम युगम गई युग्मम। ठीक है, गई युग्मम, जिसके प्रत्येक चरण में क्या हो? मगड़ हो, भगड़ हो, नगड़ हो, तगड़ हो, तगड़ हो। आप यहाँ पर देखेंगे माँ यानी मगड़, मगड़ में 2 मात्रा 2 गुरु, भगड़ में भी 2 गुरु, ना में एक प्रकार से क्या है यहाँ पर नगड़ जो होता है यहाँ पर 2 लघु होती छोटी छोटी मात्राएं। तगड़ में क्या होता है? 3 छोटी छोटी मात्राएं होती हैं। ठीक है,
और फिर तगड़ में आप देखते हैं 2 बड़ी मात्राएं, और आप देखते हैं 2 गुरु हो, गुरु गुरु, ठीक है। अब गुरु में आप देखते हैं ये इतनी मात्राएं, यहाँ पर गुरु हो, उसे मदाक्रांता छंद कहते हैं। ये इसका आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मा भा ना ता ता गु गु, ये चीजें आप लिख देंगे तो यहाँ पर नंबर आपको मिलेगा। इसका मतलब है मा माने मगड़, भा माने भगड़, ना माने नगड़, ठीक है। ता माने तगड़, ता माने तगड़, गु माने गुरु, गु माने गुरु, ठीक है। तो इस तरीके से यानी जिसके प्रत्येक चरण में क्या हो, मगड़ भगड़ नगड़ तगड़, तगड़ और 2 गुरु वर्ण हो, उसे मदाक्रांता छंद कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई। इसमें 4, 6, 7 वर्णों पर यति होती है। ऐसा छंद संस्कृत का जिसमें 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है, वो कौन सा छंद होता है? वो होता है मदाक्रांता। इसमें प्रत्येक पाद में 17 अक्षर होते हैं। किसके जो है मदाक्रांता छंद के प्रत्येक पाद में कितने अक्षर होते हैं? तो 17 अक्षर होते हैं। इस छंद का प्रयोग महाकवि कालिदास ने किया था, किसमें? अपनी रचना मेघदूतम में किया था। किसमें किया था भैया? मेघदूतम में किया था, ठीक है। मेघदूतम में किया था, ठीक है। ये हो गया मदाक्रांता छंद। तो ये सब छंदों के एक प्रकार से थोड़ा सा अगर जान ले रहे हैं आप तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, चले। अगला क्वेश्चन आ चुका है, शिखरड़ी छंद की लक्षण सहित परिभाषा दीजिए। शिखरड़ी छंद देखिए भाई, देखिए इसका लक्षण ये है, रसय रुदेश छन्ना यमन सभलागह शिखरणी। यानी इसका परिभाषा लिखेंगे कि जिसके चारों चरणों में क्या हो, यगण मगड़ नगड़ लघु और गुरु वर्ण होते हैं, उसको शिखरणी नामक छंद कहते हैं। इसमें 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। तो किसमें कितने भाई? तो शिखरणी छंद में 6 और 11 वर्णों पर क्या होती है? यति होती है। रस यानी भोज रस 6 होने से यह 6 संख्या का धोतक है, तथा रुद्र देवताओं की संख्या 11 होने के कारण से 11 रुद्र होते हैं। 11वां रुद्र हनुमान जी होते हैं शंकर भगवान के, तो यह 11 संख्या का धोतक होता है, ठीक है। यह बात यानी कि 6 जो आपकी यति आती है और 11 पर जो यति आती है, तो 6 माने 6 रस होते हैं, भोज रस, इस वजह से ये एक प्रकार से बताया जाता है। और 11 रुद्र है, इस वजह से उस पर आता है। शिखरणी छंद में 6 तथा 11 पर यति होती है। छंद पढ़ते समय इसमें अनवर्त स्वरों का आरोहण होता है, अतः शिखरणी अनवर्थनामा छंद है। एक भावों की तीव्रता का वर्णन कराने के लिए कवि इसका प्रयोग करते रहते हैं अपने छंदों में, ठीक है, मतलब अपनी रचनाओं में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न, बसंत तिलका छंद का उदाहरण लक्षण लिखिए। बसंत तिलका, देखिए बसंत तिलका का लक्षण देखेंगे, गेयम बसंत तिलका तभजा जागोगा। गेयम बसंत तिलका तभजा जगोगा, यानी जिसके चारों ओर लिखेंगे आप परिभाषा में कि जिस छंद के चारों ओर या चारों चरणों में क्रमशः, तो पहले में तगड़ भगड़, मतलब कि किस तरह पहले क्या आएगा? तगड़ आएगा, फिर भगड़, फिर जगड़ और फिर 2 गुरु वर्ण होंगे। एक मतलब इस एक लाइन में, फिर दूसरे लाइन में फिर यही होगा, तीसरे लाइन में फिर यही होगा, चौथे में फिर यही होगा, इस तरीके से। तो जिसके चारों चरणों में क्रमशः तगड़ भगड़ जगड़ और 2 गुरु वर्ण हो, उसको बसंत तिलका नामक छंद कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 14 अक्षर होते हैं। तो आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है कि बसंत तिलका छंद में कितने अक्षर होते हैं? प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं, जो एक प्रकार से तगड़ भगड़ जगड़ और 2 गुरु वर्ण में बटे हुए होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो इसके 4 चरण में आप देखते हैं, फुल्लम बसंत तिलकम वनाल्या, प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर 14 अक्षर आपको मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 अक्षर आपको मिलेंगे। इसमें भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गिनने में दिक्कत आई हुई होगी, ठीक है। बाकी वही चीजें हैं, इसमें भी 14 अक्षर होते हैं प्रत्येक चरण में, बाकी आगे पीछे भी एक आदमी हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फुल्लम बसंत तिलकम वनाल्या लीला परम पिक्कुलम कमलत्रौती वात ये सम पुष्प सुरभिमल याद्रि देवता, मतलब कि याद्रिवातो यातो हरि स मधुरा विधीना हतः समः।
ये एक प्रकार से अगर देखे जाए तो ये बसंत तिलका छंद का एक जबरदस्त उदाहरण है। यहाँ पर क्या इसका उदाहरण है, फुल्लम बसंत तिलकम वनाल्या, वन पंक्ति यानी स्त्री रूपी के माथे पर तिलक की भांति पुष्प खिला हुआ है। फुल्लम बसंत तिलकम वनाल्या लीला परम पिक कुलम कमल त्ररौत्री, यानी कि स्त्री रूपी जो पंक्ति है वन की, उसमें उसके माथे पर तिलक की भांति पुष्प खिला हुआ है। क्रीड़ा में आसक्त कोकिल समूह मधुर कलरव कर रहा है, और यह सुगंधित मलय, मलय माने जो एकदम सुगंधित जो हवा है वो बह रही है। उपयुक्त सभी सुखद उपकरण उपस्थित है, किंतु हम लोगों यानी कि ब्रजवासियों का दुर्भाग्य है। वात ये सम पुष्प सुरभि सुरभि सुरभिमल या दिवातो या तो हरि समथुरा विधीना हतः समः, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसे समय में श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके मथुरा यानी वसुदेव जी के घर चले गए हैं, अतः उन्होंने हमको निराश कर डाला, अर्थात उनके विरह से हम निष्प्राण हो गए हैं, ऐसा इसका अर्थ है। ठीक है, और ये बेसिकली किस है, मदाक्रांता सॉरी बसंत तिलका छंद का उदाहरण है। वंशस्थ छंद, ये भी बड़ा जबरदस्त छंद होता है संस्कृत का। वंशस्थ छंद का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए उदाहरण इसमें आप लिख सकते हैं, वंशस्थ छंद का एक प्रकार से उदाहरण देखेंगे। विलास वंशस्थ बिलम मुखई नीला प्रायुर्यः पश्चम राग मुद्गिरन वज्र अंगनानापि मानसालिनः जहार मानम सहरी पुनातुनः। ठीक है, यानी श्री कृष्ण ने अपनी मुख की वायु से आनंददायक वंशी के छिद्र को फूंक कर पंचम राग गाते हुए विलास वंश अस्थि विमलम मुखै नीला प्रायुर्यः यह पश्चम राग मुदगिरन ब्रज जो ब्रज आंगनापी गान सलिनाम हुए, गाते हुए भगवान श्री कृष्ण जो है बंसी के क्षेत्र में फूंकते हैं, जो अपनी आनंददायक बंसी है उसके अपने मुख से वायु उसमें फूंकते हैं, और वह 5 राग में बजती है, जो वृद्ध बधुओं तथा नारद आदि संगीत विशेषज्ञों के घमंड को चूर चूर कर देती है। ठीक है, जो एक प्रकार से बहुत बड़े अपने आप को संगीतकार मानते हैं, उनका संगीत जो है धरा का धरा रह जाता है जब इस प्रकार से बंसी बजती है। वह श्री कृष्ण हम सबकी आत्मा को पवित्र करें, जहारम मानम साहरी पुनातुनः। ठीक है, वंशस्थ छंद की वैशिष्ट किसी विशेष वंश, किसी विशेष राजा आदि के चरित्र का वर्णन तथा राजाओं से संबंधित कथानक को प्रस्तुत करने में किया जाता है। जैसे कि किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है, उसमें दुर्योधन की शासन व्यवस्था तथा द्रौपदी की मनोदशा का वर्णन वंशस्थ छंद में ही किया गया है। जब किसी पौराणिक या किसी एक प्रकार से राजा महाराजा के बारे में, उनके बारे में बताना होता है तो वंशस्थ छंद का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उपजाति छंद का लक्षण स्पष्ट कीजिए। उपजाति छंद का लक्षण स्पष्ट कीजिए। देखिए अनंतरोदीरित रोदिरीतल तलक्षम भाजो पादो यादिया यादियोपजात्यस्तः। अनंतरोदीयतलक्षम भाजो पादो यादि बुप पजायस्तः, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तगड़ तगड़ जगड़, ठीक है, फिर इस तरीके से मात्राओं का वर्णन जिनके चरण उपयुक्त इंद्र प्रजा और उपेंद्र प्रजा के लक्षण वाले किसी भी क्रम से हों, उनका नाम उपजाति छंद होता है। उपजाति में इंद्र प्रजा और उपेंद्र प्रजा के लक्षण मिलते हैं। इंद्र प्रजा और उपेंद्र प्रजा के मिश्रण को उपजाति कहा जाता है। यह मिश्रण 14 प्रकार से संभव हो जाता है, जैसे ई उ ई उ ई उ ई उ ई, इस तरीके से इसको हम एक प्रकार से अलग अलग तरीके से आगे पीछे करके इसको मिला सकते हैं। इंद्र प्रजाव्रत का उदाहरण बताएं। गोष्ठे गिरिम सभ्य कारेण घृत्वा रुष्टे इंद्र ब्रजहाति मुक्त वृष्टौ योगोकुलम गोपकुलश्चासुस्थम चक्रे सानुरक्षत चक्रपाणी। ब्रजवासियों के अपमान से रुष्ट देवराज इंद्र ने इनके ऊपर ब्रज प्रहार और मूसलाधार वर्षा करना शुरू कर दिया। जब गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठा था, उसी समय का यह प्रसंग है कि गोष्ठे गिरिम सभ्य कारेण घृत्वा रुष्टे इंद्र ब्रज हाथ मुक्त वृष्टौ यो गोकुलम गोप कुलश्चा सुस्तम चक्रे
सानो रक्षतु चक्रपाणि। उस समय जिस श्री कृष्ण ने गौशाला के समीप अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा करके गायों तथा गोपकुल की रक्षा की, वह चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण हमारी रक्षा करें, ऐसा एक प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है। विशेष इसमें इस प्रकार से है, विशेष क्या है इस श्लोक में, प्राचीन काल में ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। एक बार जब श्री कृष्ण ने देखा कि जो है गर्भोद्युत हो गए हैं, तो उन्होंने इंद्र की पूजा का विरोध किया। इस प्रकार अपना अपमान देख करके देवराज वज्र प्रहार और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर देते हैं। इससे त्राण देने के लिए श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में अपने बाएं हाथ से की सबसे छोटी उंगली, जिसको कहते हैं कनिष्ठिका उंगली या फिर छंगुलिया जिसको कहते हैं, से गोवर्धन पर्वत को उठा करके इंद्र के प्रयासों को विफल कर दिया और उनका जो घमंड था, गर्व था, वो नष्ट कर दिया इंद्र का। ठीक, गोवर्धन लीला आपने देखी होगी, अपने जो है बाएं हाथ की उंगली पर उठाया था, बाएं हाथ की उंगली, छोटी उंगली पर, ठीक है, उठा दिया था गोवर्धन पर्वत। उसी के नीचे सारे ग्वाल बाल पूरा ब्रजवासी उसी के नीचे आ गए थे, उसी पर्वत के नीचे। मूसलाधार बारिश खूब की, पूरा ब्रज जलमग्न हो गया, लेकिन सारे ग्वाल बाल सब बच गए, ठीक है। और चूंकि एक प्रकार से फिर इंद्र को पता चला कि हाँ भगवान एक प्रकार से रुष्ट हैं, फिर वो माफी मांगते हैं आकर के। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद की प्रथम कारिका में क्या प्रतिपादित किया है। देखिए, आचार्य विश्वनाथ ने प्रथम कारिका में अपने ग्रंथ की कामना के लिए प्रार्थना करी है देवताओं की। कोई भी रचनाकार होता है तो पहले लिखता है मंगलाचरण, उसमें पूरी प्रार्थना ही होती है सभी देवी देवताओं की। वे कहते हैं कि शरतकालीन चंद्रमा के समान सुंदर विमल कांति वाली वह पुराण प्रसिद्ध वागधिष्ठ मतलब कि वागधिष्ठात्री जो है देवी सरस्वती, हमारे चित्त में व्याप्त अंधकार अज्ञान को दूर समझ करके समस्त अर्थों को प्रकाशित करे, अर्थात हमारा काव्य मंगल कामना को प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने एक प्रकार से प्रार्थना करी है। आप देखिए तुलसीदास का रामचरितमानस, उसमें क्या है, मंगलाचरण में क्या प्रार्थना ही है। पहले सरस्वती माता की प्रार्थना, आजकल के जितने भी कथावाचक हैं या पंडित जी लोग, कोई भी अगर कोई भी चीज़ शुरू करता तो पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता है। कैसे कि जो है वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च करतारो बंदे बाणी विनायको। बाणी माने सरस्वती माता, बंदे बाणी विनायको, गणेश भगवान और सरस्वती को प्रणाम करते हुए भी कोई काम ही शुरू किया जाता है, अभी विद्या का काम तो सरस्वती माता के बिना हो ही नहीं सकता। तो साहित्य दर्पण के जो प्रथम परिच्छेद है उसमें एक प्रकार से उन्होंने माँ जो है सरस्वती की वंदना करी है। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का प्रतिपाद विषय क्या है, प्रतिपाद माने होता है उद्देश्य। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य की महिमा के बारे में बताया है कि काव्य की महिमा क्या होती है, काव्य में क्या गुण होने चाहिए जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, अर्थात उसे उच्च कोटि का काव्य तत्व कैसे प्रदान करना होता है किसी काव्य को, उसके बारे में उन्होंने बताया है। परिभाषा क्या दी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये पहले परिच्छेद में ही बता दिया है, अर्थात रसमय काव्य ही वाक्य होता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा है, आचार्य किसने कहा, साहित्य दर्पण के रचनाकार आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। क्लियर, यह बात ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित विषयों पर संस्कृत अनुच्छेद लिखिए। देखिए, इस पर आपको संस्कृत में लेखन लिखना है, जो कि आपकी परीक्षा में खूब पूछाता है। पहला पॉइंट आपसे दे सकता है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, दूसरा है बसंत ऋतु को लेकर के, तीसरा भारतवर्षा पर, और चौथा प्रिय नेता पर यानी महात्मा गांधी पर आपको लिखने को दे सकता है, फिर आपके जो भी प्रिय नेता हों। तो आइए पहले हम इन चारों पर देखेंगे लिखना कैसे होता है, किस तरीके से आपका अनुच्छेद लेखन करना होता है। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत आपको लिखना होता है, बस उनके बारे में थोड़ा जानकारी देना होता है बस। तो आइए सबसे पहले महिला सशक्तिकरण पर हम लिखते हैं, संस्कृत में कैसे लिखना है। देखें, महिला सशक्तिकरण पर लिखेंगे, प्राचीन युगात अस्माकम समाजे स्त्रीणाम विशिष्टम स्थान वर्तते, यानी कि एक प्रकार से प्राचीन काल से ही आप देखते हैं हमारे समाज में स्त्रियों का विशिष्ट स्थान रहा है। यानी कि प्राचीन युगात अस्माकम समाजे स्त्रीणाम विशिष्टम स्थानम वर्तते, यानी प्राचीन समय से ही हमारे समाज में जो स्त्रियों का वर्चस्व रहा है, स्त्रियों का जो स्थान रहा है वो सर्वोपरि रहा है, ऊंचा रहा है। वेद में वेदों को पढ़ने का अधिकार आप देखते हैं, तमाम प्रकार गार्गी मैत्री ऐसे तमाम प्रकार की महिलाओं का उच्चारण आप देख सकते हैं। यथा ऋग्वैदिक कालेषु, यानी जैसे कि ऋग्वैदिक काल में आप देखते हैं लोपामुद्रा नाम की स्त्री थी, घोषा, स्मिता, अपाला, बाला एवं विश्वास इति विदुषी स्त्रीणाम वर्णन विद्यते, यानी ऐसे तमाम प्रकार की विदुषी महिलाएं जो है वैदिक कालीन में एक प्रकार से विद्यमान थी, जिन्होंने अध्ययन किया और जिन्होंने समाज को मार्गदर्शन किया। अस्मासु पौराणिकम ग्रंथेषु उक्तम चा, और हमारे ग्रंथों में कहा भी गया है नारियों को लेकर के
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रम्यते तत्र देवता, यानी जहाँ पर नारियों का पूजा होती है जिस घर में, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। ठीक है, हमारे ग्रंथों में कहा गया जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है, यानी जननी और जन्मभूमि क्या जो है ये एक प्रकार से पृथ्वी स्वर्ग से भी बढ़कर के बताई गई हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तथापि इदम दृश्यताम नारीणाम सशक्तिकरणस्य आवश्यकता अनुभूतये। इन सभी को पढ़ने के बाद में जब हम ये सब देखते हैं तो आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हमको एक प्रकार से जो नारी मध्यकाल में आकर के नारी की स्थिति थोड़ा डाउन हुई उसको ठीक ठाक करना है। उसके लिए नारी जो महिला सशक्तिकरण है वो बहुत जरूरी है। स्त्री एवं मानव वर्गस्य अस्तित्वा भूतः इति मन्यते, यानी स्त्रियों का जो अस्तित्व है उसको हमको आगे बढ़ाना है, उसको बचाना है। सरल शब्देषु महिला सशक्तिकरण परिभाषितम सकते, सरल शब्दों में हम महिला सशक्तिकरण को परिभाषित कर सकते हैं इस तरीके से। स्वजीवने निर्णय ग्रहणस्य या शक्ति नारीषु वर्तते तस्यासक्ते बोधः उपयोगस्य च एका नारी कुर्यात् समाजे तस्या वास्तविक अधिकारम प्राप्तये सक्षम निर्माण ये वो महिला सशक्तिकरणम अस्तु, यानी जिस दिन महिलाओं को उनका अधिकार मिल जाएगा, जो अधिकार मतलब समान अधिकार हो जाएगा पुरुषों के समान, समानता स्वतंत्रता कि एक प्रकार से जो एक प्रकार से उनके अधिकार हैं वो सब मिल जाएंगे उनको, उसी दिन महिला सशक्तिकरण संपूर्ण होगा और यही महिला सशक्तिकरण होगा। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर आप देखते हो महिला सशक्तिकरण का एक प्रकार से एक छोटा सा अनुच्छेद लेखन आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको संस्कृत में ही लिखना, हिंदी में समझाना नहीं है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे आपको लिखना होता है। ठीक है, तो आप हिंदी में बना करके भी आप उसको संस्कृत में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं जैसा आपको लगे। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और भी अगला आपका आ चुका है, इसमें आपको लिखना है बसंत ऋतु पर मान लेते हैं आपको लिखना है लेखन। तो कैसे लिखेंगे? वसंत रमणीय ऋतु अस्ति, यानी क्या है बसंत जो है क्या है ऋतु, एक रमणीय ऋतु है, अच्छा ऋतु है, बहुत बढ़िया ऋतु है। इदानी शीतकाल से भीषणा शीतलता ना भवती, यहाँ पर एक प्रकार से शीतकाल के बाद में बसंत ऋतु आती है और ज़्यादा शीत भी नहीं पड़ती है और आप देखते हैं कि ठंडी कम पड़ती है, थोड़ा गर्माहट भी आती है और सब एक प्रकार से हरा भरा मौसम होता है। मंदम मंदम वायु चलाती, मंदम मंदम वायु चलाती मतलब कि बहुत मंद मंद एक प्रकार से हवा जो होती है वह बहती है, मंदम मंदम वायु चलाती। ठीक है, तो वायु कैसे चलती भैया? मंद मंद मधुर मधुर वायु बहती है। बिहगा कूजंती, यानी जो पशु पक्षी हैं वो कुंजित करते, वो एक प्रकार से चहचहाते, कोयल कुंज अपना एक प्रकार से, गौरैया तोता सुग्गा सब एक प्रकार से खुश हैं। विविधई कुसुमई वृक्षा आच्छादिता भवंती ही, तमाम प्रकार के कुसुम यानी फूल पौधे वृक्ष की जो कल्ला होता है, जो एक प्रकार से छोटे छोटे बौर होते हैं आम के, वो सब निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, हर तरफ हरियाली ही आती है बसंत ऋतु में। इस समय बसंत ऋतु का ही एक प्रकार से आगे चल रहा है, वैसे तो ग्रीष्म ऋतु अब आ चुकी है। कुसुमेषु भ्रमरा गुंजंती, यानी कि आप देखते हैं कि जो नए नए कल्ले, जो नए नए कलियां खिलती हैं उन पर भंवरे गुंजार करते हुए दिखते हैं, आम के बौरों पर भंवरे गुंजार करते हुए दिखते हैं। धायेनम धारणी परिपूर्णा भवती ही, आप देखते हैं यहाँ पर हर चीज एकदम से परिपूर्ण होता है। कृषकः प्रसन्ना, कृषक के गेहूं आप देखते हो लहलहा रहा होता है एकदम से, कृषक खेती करने वाले प्रसन्न हैं अलग से। दृश्यन्ते कृषका प्रसन्ना दृश्यन्ते, यानी जो एक प्रकार से धान्येन धरणी परिपूर्णा भवतु, यानी जो धान की फसल है वो भी एकदम से लग जाती है, उस समय तक आते आते धान कटती है वो भी मिलता है। इसके अलावा इसको देख करके कृषक जो होते हैं, खेती करने वाले किसान प्रसन्न होते हैं। कोकिला मधुरा गयंती मधुरम गयंती, यानी जो कोकिल हैं खास करके आप देखते हैं मतलब धान की फसल नहीं, मतलब यहाँ पर आप देखते हैं कि सब चीज़ खुश होता है। गेहूं की फसल एकदम से बो दी जाती है, तमाम फसलें तैयार हो जाती हैं, सरसों के फूल भी आप देखते हैं, तो ये सब खेती भी एकदम से हरी भरी हो जाती है बसंत ऋतु में। तो इसको देख करके जो कृषि करने वाले लोग हैं बड़े प्रसन्न होते हैं, खुशी होते हैं। कोकिला मधुरम गयंती, यानी कोकिल जो है मधुर मधुर वाणी में गा रही हैं, जो कोयल होती हैं। आमेसु मंजर्या दृश्यन्ते, ठीक है, आम के जो मंजरी, आमेसु मंजर्या दृश्यन्ते, यानी आम के जो बौर है मंजरी है वो एकदम से आ जाती है। मंजरी आम का बौरों को मंजरी कहते हैं।
मंजरीभ्या मधु स्रवती ही, ठीक है। इस तरीके से उस पर मधु गुंजार भी करते हैं। तमाम प्रकार की चीजें इस तरीके से आपने देखा बसंत ऋतु को लेकर के और महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक अनुच्छेद लेखन मैंने आपको बताया। अगला अनुच्छेद लेखन है आपका भारतवर्ष। भारतवर्ष पर आपको अनुच्छेद लेखन करना, तो कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे अस्माकं देशम, हमारा देश, भारतवर्षम अस्ति, हमारा देश भारतवर्ष है। अयम हिम हिमालयात रामेश्वरम पर्यंत पुरीतः द्वारका पर्यंत प्रसूत अस्ति, यानी कि हमारे उत्तर में आप देखते हैं हमारे पास हिमालय पर्वत बड़ा है, उत्तर में हिमालय लहलहा रहा है, ठीक है। दक्षिण भारत में हमारा रामेश्वरम के पास जो है रामेश्वरम फैला हुआ है, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में रामेश्वरम तक फैला हुआ है। उधर उड़ीसा आप देखते हैं पुरी यानी कि पर्यंत पुरीत द्वारका, द्वारका पुरी हमारे यहाँ पर एक प्रकार से स्थित है, जो कि सब बड़े फेमस स्थान है। अत्र गंगा यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा प्रभूतयः नद्यः अमृतोपम तोयम बहंती, तोयम माने जल। एक प्रकार से हमारे यहाँ पर गंगा यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा और एक प्रकार से ऐसी तमाम प्रकार की जो बहुत ही फेमस नदियां हैं, प्रसिद्ध नदियां हैं, वो एक प्रकार से अपने अमृत रूपी जल के साथ बहती रहती हैं, ठीक है। अत्र काशी प्रयागः मथुरा प्रभुतयः तीर्थ नगराणि सन्ति, अयोध्या भी यहाँ पर कर लें, यानी काशी प्रयागराज मथुरा प्रभुतयः, प्रभुतया माने कि मान लेते हैं अयोध्या ही। तो इस तरीके से काशी प्रयाग मथुरा और अयोध्या, इन समय प्रभु का अवतार, भगवान का अवतार हुआ, ये सब एक तीर्थ नगरी हैं जो कि हमारे यहाँ पर स्थित हैं, जो बड़े फेमस हैं भारत में। अत्र कलकत्ता बम्बई मद्रास कानपुर दुर्गानगर राउरकेला प्रभुतयः उद्योग प्रधानः नगरः सन्ति, यानी कि कलकत्ता बम्बई मद्रासा कानपुर दुर्गापुर राउरकेला जैसे प्रमुख नगर जो हैं, ये एक प्रकार से उद्योग प्रधान नगर स्थित हैं भारत में, यहाँ पर उद्योग खूब होता है। अत्रयो रामकृष्ण गौतमः जातः, यानी कि यहाँ पर जो है हमारे देश में भगवान राम का जन्म हुआ, कृष्ण का, गौतम बुद्ध जैसे महान पुरुषों का जन्म हुआ, ठीक है। ये अपना भारत है। गांधी नेहरू पटेल प्रमुखा महापुरुषा अत्रैव उत्पन्नः, यानी महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों का प्रादुर्भाव हमारे देश में हुआ, ठीक है। अयम देशः, हमारे देश में, इस देश में ग्राम प्रधानः कृषि प्रधान से कथ्यते, हमारा देश ग्राम प्रधान है, हमारे देश को ग्राम प्रधान देश या कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। या संस्कृत भाषायाः आत्मजः अस्ति, जो संस्कृत भाषा की एक प्रकार से पुत्री है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषा से मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम, तो भाषाओं में मुख्य मधुर और देववाणी कही जाती है संस्कृत, उसी की सारी बिटियां हैं, सारी बहन है कुछ, तो संस्कृत भाषा की सारी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उसकी आत्मजा है हिंदी, जो कि राष्ट्रभाषा कही जाती है। वैसे भारत की कोई राष्ट्रभाषा है नहीं, लेकिन हिंदी ही कही जाती है ऑफिशियल तौर पर, ठीक है। आगे तो ये आप लिख सकते हैं भारतवर्ष पर निबंध, मतलब कि अपना लेख। अगला आपसे पूछा सकता है प्रिय नेता पर लिखने के लिए बोला जा सकता है, प्रिय नेता पर, तो आप महात्मा गांधी पर लिख सकते हैं प्रिय नेता। देखें लिखेंगे, आपके कोई भी नेता हो सकते हैं, प्रिय से नरेंद्र मोदी पर आप लिख सकते हैं, तो जिसके बारे में चाहे उसके बारे में लिख सकते हैं। महात्मा गांधी पर ज़्यादातर पूछा गया है, इस वजह से बता रहे हैं। अस्माकं प्रिय नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अस्ति, यानी हमारे जो हैं प्रिय नेता कौन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। साही गतो अपि जीविता एवमस्ति, जो कि एक प्रकार से यशस्विनो जनः भौतिकेन शरीरेण म्रियन्ते, यानी वो मरने के तदुपरांत भी हमारे शरीर में, हमारे हृदय में आज भी विद्यमान है। उनका शरीर जरूर ही मृत्यु पर्यंत हो गया, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हुआ है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी हमारे हृदय में विद्यमान है, बनी हुई है, बसी हुई है। यशा शरीर ते सदा जीवंती, उनका शरीर भले ही मर चुका हो लेकिन वो हमेशा के लिए अमर हैं। महात्मा गांधी गुर्जरो अपि अखिल भारतीय आसीत, वो गुजरात के एक प्रकार, मतलब गुजरात में जन्म हुआ था उनका, और वो एक प्रकार से बहुत ही प्रसिद्ध, पूरे गुजरात से लेकर के पूरे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में आए। सत्य भाषण के लिए जाने जाते हैं। सदाचारणम तस्य जीवन दर्शना, यानी उनके जीवन दर्शन में सत्य भाषण, सत्य का आचरण करना, ठीक है, ये सब शामिल था। मनसि वचस्य कर्मणि, यानी मनसा वाचा कर्मणा तासस्य एकदा आसीत, वो एक प्रकार से मनसा वाचा कर्म से एक माने जाते थे, या फिर उन विचारों को फॉलो करते थे। अफ्रीका देशे सुख्यातिम लब्ध्वा स्वदेश समागत्य सत्याग्रह कृतः निखिलः देशः त्वयं पितरम अमन्यत,
उन्होंने अफ्रीका देश में जो गोरे और काले का बीच में जो विभेद था उसको मिटाया 1915 ईस्वी में। फिर भारत में 1919 से आप देखते हैं उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया भारत में। तस्यम प्रयत्नेन अस्माभिः स्वाधीनता लब्धा, यानी स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने भाग लिया। फिर आकर के सा महापुरुषा अपरा बुद्धा आसीत, ठीक है, सत्य अहिंसायाम तस्य दृढ़ विश्वास आसीत। तो इस तरीके से दृढ़ विश्वास, पक्की इरादा, संकल्प उनका अच्छा था महात्मा बुद्ध की भांति। इस तरीके से तमाम सारी चीजें आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, शिखरणी छंद किस वृत्त का छंद है? तो संवृत्त छंद का छंद है। अगला प्रश्न, श्रृंगधारा छंद का क्या लक्षण है? तो भार्यमन्य भ्रमण्येयार नाम त्रेण त्रिमुनियात युतः श्रागधारा कीर्तेयम, ये इसका लक्षण है। भुजंग प्रयात छंद की परिभाषा दीजिए। देखिए, जिसके चरणों में 4 यगण हो उसको भुजंग प्रयात नामक छंद कहते हैं। इसके प्रत्येक चरणों में 12 तथा संपूर्ण छंद में 48 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, संस्कृत काव्य शास्त्रकार भामह पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, भामा के बारे में आचार्य बलदेव उपाध्याय ने बताया कि भामा का समय 6वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। आचार्य भामा कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम रकिल गोमी था। आचार्य भामा का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार, और ये अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आचार्य भामा, ठीक है। आचार्य दंडी का परिचय दीजिए। देखिए, आचार्य दंडी के जीवन के बारे में पता चलता है कि ये 550 से लेकर के 650 ईस्वी के मध्य इनका जन्म हुआ होगा। ये संस्कृत भाषा के महान ज्ञाता थे। इनकी रचना है काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम। ये दंडी की बड़ी फेमस रचनाएं हैं जो बड़े ध्यान रखेंगे। ये अलंकार के समर्थक रहे हैं। अगला क्वेश्चन से आचार्य आनंदवर्धन के बारे में संक्षिप्त वर्णन दीजिए। देखिए, आनंदवर्धन जो हैं काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं या उनके प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। ध्वन्यालोक नाम की एक पुस्तक है जिसके लेखन आचार्य आनंदवर्धन ने किया, बड़ी फेमस रचना है। इसमें 4 उद्योत हैं। किसमें? ध्वन्यालोक में 4 उद्योतों में बटी हुई रचना है। अगला प्रश्न, आचार्य कुंतक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, आचार्य कुंतक अलंकार शास्त्र के प्रमुख आचार्य थे। इन्होंने अभिधा शक्ति का प्रतिपादन किया और इनकी सबसे प्रमुख एकमात्र रचना है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है? आचार्य कुंतक हैं, जो अधूरी ही उपलब्ध है, लेकिन वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। अगले विद्वान है आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र की अगर बात की जाए तो इनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, आचार्य क्षेमेंद्र संस्कृत के प्रतिभा संपन्न कश्मीरी महाकवि थे। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। क्षेमेंद्र का प्रसिद्ध आलोचक, तंत्र शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान अभिनव गुप्त से साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया था इन्होंने, क्षेमेंद्र ने। इनकी रचना है रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहत कथा मंजरी, औचित्य विचार चर्चा, कवि कंठाभरण, सुबित तिलक। ये सब रचनाएं किसकी हैं? आचार्य क्षेमेंद्र की हैं। ये एक प्रकार से औचित्य संप्रदाय के प्रणेता रहे क्षेमेंद्र, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं इनकी रचनाओं को लेकर के। रामायण मंजरी, भरत मंजरी के लेखक कौन है? वृत्त कथात मंजरी, ठीक है। औचित्य विचार चर्चा बड़ी फेमस ग्रंथ है। कवि कंठाभरण भी रचना बड़ी फेमस। सुबित तिलक, ये सब के लेखक कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे सारे रचनाओं के लेखक कौन है भाई? ये लेखक हैं आचार्य क्षेमेंद्र। अगला क्वेश्चन से आचार्य पंडितराज जगन्नाथ का परिचय दीजिए। देखिए, आचार्य पंडितराज जगन्नाथ का जन्म 1590 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था पेरू भट्ट और माताजी का नाम था लक्ष्मी। ये उच्च कोटि के कवि, समालोचक, साहित्यकार तथा व्याकरणाचार्य थे। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है रस गंगाधर, बड़ी फेमस रचना है। प्रश्न कई बार आया हो कि रस गंगाधर के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे कि आचार्य पंडितराज जगन्नाथ ने लिखा है। अगला प्रश्न, आचार्य विश्वनाथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, आचार्य विश्वनाथ संस्कृत काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य थे। साहित्य दर्पण इनकी प्रमुख रचना है विश्वनाथ की। इन्होंने काव्य प्रकाश की टीका भी लिखी है जिनका नाम काव्य प्रकाश दर्पण है, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये सब ऑब्जेक्टिव में अति लघुत्तरीय प्रश्नों में आते रहते हैं क्वेश्चंस। ध्वन्यालोक नामक रचना में कितने उद्योत हैं? तो 4 उद्योत हैं इसमें। अगला क्वेश्चन से आचार्य कुंतक की रचना का क्या नाम है? तो आचार्य कुंतक की रचना का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। आचार्य क्षेमेंद्र का जन्म किस जाति में हुआ? ब्राह्मण जाति में हुआ। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो आचार्य विश्वनाथ की रचना है। ये सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, प्रश्न ध्यान रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं आपसे।
पंडित राज जगन्नाथ का पिता का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था पेरू भट्ट। आचार्य विश्वनाथ की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था लक्ष्मी। रस गंगाधर किसकी प्रसिद्ध रचना है? आचार्य विश्वनाथ की रचना रस गंगाधर। आचार्य बामन की रचना का क्या नाम है? आचार्य बामन की रचना का नाम है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति या काव्य अलंकार सूत्र। आचार्य बामन रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आचार्य बामन ने रीति कितने भेद बताए हैं? तो आचार्य बामन ने रीति के 3 भेद बताए हैं। पहला है वैदर्भी रीति, दूसरा है गौड़ी रीति और तीसरा है पांचाली रीति। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न कई बार आया हो आती लघु उत्तरी में। वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। रीति के भी 3 भेद किसने बताया? आचार्य बामन ने। रीति के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से रीति भाई? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे, इसका पीडीएफ वैसे आपको मिल जाएगा। आचार्य मम्मट की रचना का नाम बताएं। काव्य प्रकाश इनकी प्रसिद्ध रचना है मम्मट की। ठीक है, आचार्य मम्मट के पिता का क्या नाम है? इनके पिताजी का नाम था जय्यट मम्मट के। आचार्य मम्मट की माताजी का क्या नाम था? इनकी माताजी का नाम था कैयट। पिताजी का नाम जय्यट और माताजी का नाम कैयट और इनका नाम था मम्मट। ठीक है, अगला को साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? आचार्य विश्वनाथ है। आचार्य विश्वनाथ के पिताजी का क्या नाम था? चंद्रशेखर। वाक्यम रसात्मकम काव्यम के बताएं। वाक्यम रसात्मकम काव्य के लक्षण हैं। किसके काव्य के लक्षण? आचार्य विश्वनाथ की जो है कहा उन्होंने। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त काव्य, रसयुक्त वाक्य ही काव्य होता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य में रस स्थित रहता है कहाँ? काव्य की आत्मा में। आचार्य विश्वनाथ के काव्य में वक्रोक्ति किस नाम से प्रसिद्ध है? अलंकार के नाम से वक्रोक्ति को स्थान दिया है आचार्य विश्वनाथ ने। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद है साहित्य दर्पण में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मालिनी छंद में प्रश्न, मालिनी छंद में यति कितने वर्णों पर होती है? तो क्रमशः 7 और 8 वर्णों पर मालिनी होती है, मतलब कि ये यति होती है मालिनी छंदों में। अगला क्वेश्चन से, मृग मदकृत चर्चा पीतको से वासा में कौन सा छंद है? मृग मदकृत चर्चा पीत कौ से वासा में कौन सा छंद है? यहाँ पर मालिनी छंद है। यहाँ पर 7 और 8 वर्णों पर यति आती है। अगला क्वेश्चन, रुचिर सिखी सिख खंडा आबद्ध धमिल पासा में कौन सा छंद है? इसमें भी मालिनी छंद है आपका। अगला क्वेश्चन है, अनुजु निहितम से वंश मुक्त्वा मुक्त्वान यंति में कौन सा छंद है? यहाँ पर भी मालिनी छंद का एक उदाहरण है। धृतम धुरी धिरिपु लीला मालिनी पातु राधा, इसमें भी कौन सा छंद है? मालिनी छंद ही है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, रथोद्यता छंद का क्या लक्षण है? रथोद्यता छंद का क्या लक्षण है? रथ परले न लगहि रथोद्यता। रथोद्यता छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 11 वर्ण होते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। राधिकाधिका दिकोदना स्थिता में कौन सा छंद है? रथोद्यता छंद है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण बेणु निंदरैथोद्यता में कौन सा छंद है? रथोद्यता छंद यहाँ पर भी है। यामुनम टतनि कुंच मंचसा में कौन सा छंद है? रथोद्यता छंद यहाँ पर भी आपको मिलेगा। ये सब उदाहरण हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपसे पूछे जाते रहते, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, साज गाम सालिलाद लादति क्षमात में कौन सा छंद है? रथोद्वैता छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण बताएं। वदंती वंश अस्थ बिलम जतौ जरौ, वंदती वंशस्थ बिलम जतौ जरौ, इसमें वंशस्थ छंद का एक लक्षण है ये। बिलास वंशस्थ बिलम मुखई नीला में कौन सा छंद है? बिलास वंशस्थ बिलम मुखई नीला, इसमें वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं? तो वंशस्थ छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रापूर्या यह पंचमराग मुदगिरन में कौन सा छंद है? यहाँ पर भी वंशस्थ छंद है। ब्रजा नानामपि गान सालिनाम में कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद यहाँ पर भी है। जहार मानम सहरी पुनातुनः में कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद किस वृत्त का छंद है? तो संवृत्त छंद का एक प्रकार से ये है। ये सब ध्यान रखेंगे, सभी का एक प्रकार से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आपका जो है देखिए, होम साइंस का भी पीडीएफ आपका ऑब्जेक्टिव का भी आ चुका है, लिखित का भी सभी का मॉडल पेपर का आ चुका है।
सभी का मिलता रहेगा। सभी के PDF प्राप्त करने के लिए आपको सभी का कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9161 93 60 62 पर तुरंत SMS करें। चूँकि आपका कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है आपके लिए। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। परीक्षा की तैयारी के लिए आपकी चूँकि डेट शीट आ चुकी है, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विधिवत तरीके से जो है आपको मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का कोर्स मात्र 100 रुपये फीस में। जो बच्चे जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। 100 रुपये फीस आपको पेमेंट करना होगा। स्क्रीनशॉट आपको भेजना होगा, मैं आपके पास स्कैनर भेजूँगा। जैसे आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम और आपका सेमेस्टर कौन सा है, तुरंत आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे। उस पर 100 रुपये आपको पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजना होगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी मिल जाएगी, यानी कि आपका सभी सब्जेक्ट की, यानी कि जो भी सब्जेक्ट 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, इन पाँचों सब्जेक्ट की तैयारी केवल 100 रुपये फीस में होगी। ठीक है, जिसमें आपका को करिकुलर भी होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा अगर आपकी होती तो उसके लिए भी, को करिकुलर की हमेशा ऑब्जेक्टिव होती सभी सब्जेक्ट की। बाकी सब्जेक्ट की अगर मेजर की ऑब्जेक्टिव अगर होगी तो ऑब्जेक्टिव भी, और लिखित होगी तो लिखित की भी। यानी इसके MCQs टाइप के भी मॉडल पेपर अवेलेबल हैं और लिखित वाले भी मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लेक्चर सब कुछ आपको PDF नोट्स के साथ मिलेंगे। और आपकी बार MCQs के जो PDF होंगे उसके आंसर भी साथ साथ में आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो एक बहुत ही फायदा आपका होने वाला है। ठीक है, केवल 100 रुपये फीस में सब कुछ आपको मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी आप सभी लोग।